आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। मंत्री जी, इससे देखिएगा, यह है मिस्टर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के सीईओ और इन्होंने बाबू डिस्ट्रिक्ट में 4,000 करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो बताइए मिस्टर ओबेरॉय, इस विषय में हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हमें 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत है और इस गांव की जमीन हमारे लिए हर तरीके से सूटेबल है। हाँ भाई, तो इसमें दिक्कत क्या है? जी, जिस जगह पर हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वहां पर 25,000 लोगों की ट्राइबल आबादी है और इस फैक्ट्री की जरूरी रॉ मटेरियल वहां के पहाड़ काटने से ही आएगा। But this could be a clear violation of tribal displacement and environmental act. हाँ भैया, ये तो आदिवासियों की जमीन पर्यावरण का मामला है, बहुत पेचीदा हो सकता है। इसमें तो शायद ही हम आपकी कोई मदद कर पाए। लेकिन मंत्री जी, अब ये भी तो सोचिए, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगने से एक तो उत्पादन बढ़ जाएगा और ऊपर से लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। देखिए, ये पहाड़, ये जंगल, ये झरने लोगों की अमूल्य धरोहर है, भावनाएं जुड़ी हैं उनकी से, और हमें किसी भी प्रकार का विकास जनता की भावना को ठेस पहुंचाकर मंजूर नहीं। और फिर भी इसमें फायदा तो सिर्फ आपका है, ना जनता का और ना ही। अरे मंत्री जी, हम ये सब बातें समझते हैं, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। भैया, भी बहुत बड़ा रिस्क है। मंत्री जी देखिए, आपकी छवि जो है ना, भैया, मानव अधिकार हनन का केस बनता है। अरे सुनिए, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, वैसे वैसे हम आपकी और भी सहायता करते जाएंगे। शुक्ला जी, इसे तक कीजिए। भैया, हमारी पार्टी ने तो सदा विकास का पक्ष रखा और आपने इतनी बात आगे बढ़ाई थी, तो हम कैसे पीछे रहे? मंत्री जी, एक छोटी सी समस्या बढ़ गई। इस फैक्ट्री का अप्रूवल एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के हाथों में अटका हुआ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, सारी फाइलें शुक्ला जी को दे दीजिए और सब देख लेंगे। शुक्ला जी। लेकिन मंत्री जी, इसमें एक और दिक्कत आ सकती है, वहां के लोग इसका विरोध कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप उसकी भी फिक्र मत करिए। मैं ये इंश्योर करूंगा कि फैक्ट्री का निर्माण पुलिस की देखरेख, और एक बार पुलिस बल साथ रहा तो आपका और आपकी कंपनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और देश का बाबू का विकास हो। थैंक यू सो मच मंत्री जी। अब आप हमें आज्ञा दें, हम यहाँ से चलते हैं। आज से आपकी सारी समस्या मान पुलिस वाले किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, मगर हमें डरना नहीं है। वो लोग विकास के नाम पे हमसे हमारी जमीन, हमारे घर, हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हमें हमारी जमीन, हमें हमारी मातृभूमि अपने जान से ज्यादा प्यारी है। इस जमीन को हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है और कोई भी किसी भी कीमत पर हमें इससे अलग नहीं कर सकता। वो लोग हमें मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, करने दो, जो करते हैं करने दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब डट कर इसका मुकाबला करेंगे और अपनी जमीन पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। मुखिया जी, मुझे कुछ कहना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पास के गांव की जमीन को भी सरकार हथियाना चाहती थी, लेकिन वहां के लोगों ने नक्सलियों की मदद लेकर उस जमीन को बचा लिया। क्यों ना हम भी नक्सलियों के साथ एकजुट होकर अपने गांव की जमीन और अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। नहीं सुखिया, तू गलत कह रहा है। हिंसा हर समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उनकी जमीनें बच गई, पर शायद तू ये नहीं जानता कि बेगुनाहों की जाने गई थी। नहीं भाइयों, हम नक्सलियों की मदद नहीं ले सकते।
अगर आज हम उनकी मदद देते हैं तो न सिर्फ बेगुनाहों की जाने जाएंगी, बल्कि कल को वो हमारे बच्चों को अपनी फौजों में जबरदस्ती शामिल करेंगे और इससे न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे बच्चों दोनों की आजादी छिन जाएगी। अरे मुखिया जी, ये क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है गांव वालों को? देखिए, हम आपको पहले भी कई बार नोटिस भेज चुके हैं, पर अभी तक आपने ये जमीन खाली नहीं की। गांव वालों, सरकार द्वारा दी गई आखिरी मोहलत आज खत्म होती है। मैं चाहता हूं इस जगह को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से खाली कर दिया जाए। देखिए वकील साहब, हमने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रहे हैं, ये जमीन हमारी है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाइयों? देखिए, आप लोग हमें अपना काम करने दीजिए। हमारे पास इस गांव को खाली कराने के सख्त निर्देश हैं। नहीं, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूं, अगर आप लोग कानून हाथ में लेते हैं तो मजबूरन हमें आपको हवालात में डालना पड़ेगा। अरे एसपी साहब, आपको जो करना है करो, हम सब यहाँ से नहीं हटेंगे। रागी साहब, चार्ज का आगाज, देखो छिपी जमीन, देखो भागती भीड़, देखो दबती आवाज, देखो दूर तक निकले चप्पल जूते, देखो बहता खून, देखो निर्ममता की सीमा, मानवता के अनाज को खाता देखो सत्ता का खून, मानवता के अनाज को खाता देखो सत्ता का खून। चाचा उठो, उठो चाचा, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, संभालो अपने आप को, ये रोने का वक्त नहीं है। उन्होंने हमारी बस्ती उजाड़ दी, हमें बेघर कर दिया, हमारे लोगों को भी मार डाला। बस चाचा, बहुत हो गया, अब शांति रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, हमें नक्सलों के साथ एकजुट होकर हमारी जमीन की लड़ाई लड़नी होगी। मुखिया जी, देख लिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें नक्सलों के साथ एकजुट होकर हमारी जमीन को लड़ लेना चाहिए था, बचा लेना चाहिए था। अब देख लो क्या हो गया, देख लो क्या हो गया। हाँ चाचा, सुखिया सही कह रहे हैं। हम ही सोचते थे कि ये सरकार हमारी है, हमारे बारे में सोचती है, हमारे हित के लिए लड़ती है, पर हम गलत थे चाचा। ये सरकार हमारी नहीं है, ये तो उन उद्योगपतियों की है जो पैसों के लिए हमारा शोषण करते हैं, बस्तियों के बस्ती उजाड़ देते हैं। बस चाचा, हमें इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, लड़ना होगा इस सरकार से। सुखिया, तो एक काम कर, मुझे नक्सलियों के सरदार से मिलना है। चाचा, अब तो मुखिया जी हमारे साथ है। ये लो हथियार, अपने बेटे की मौत का बदला लो चाचा, ये लो हथियार, ये लो। क्या हासिल कर लेगा तू? क्या हासिल कर लेगा? कल को तू 10 मारेगा तो 20 बचेंगे, 20 मारेगा तो पूरी सेना भेजेंगे। अरे कल के दिन तुझे भी एक नक्सलवाद कहकर तुझे भी मार देंगे। देख यार, देख इसे, क्या मिला इसे? 2 गज जमीन ही तो चाहता था, जहां जी सके, अनाज उगा सके। क्या मिला इसे? क्या मिला मुझे?
बड़ी देर कर दी आने में, पहले आए होते तो यह हस्र ना होता, और तो और हमारी मदद की होती तो वही ढेर कर देते पुलिस वालों को। खैर छोड़ो, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह सरकार कितना ही चाहती है आपका। माफ कर दीजिए सरदार, मैं इस लड़ाई को अहिंसा के रास्ते से लड़ना चाहता था, पर मैं गलत था। अब मैं समझ गया हूँ, हम आपकी शरण में आए हैं, बताइए हमें क्या करना होगा। क्या करना? आपके गांव का हर इंसान मुझे यहाँ चाहिए। हम एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन सरकार, उसमें महिला और बच्चे भी तो हैं, आप उनको सेना में कैसे भर्ती करवाओगे? अरे तो क्या हुआ, हम उन्हें खास प्रशिक्षण देंगे। सरदार, हम गांव के सभी लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, पर कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देंगे। हमें भी ऐसे कुछ जिलों की कोई जरूरत नहीं है जो कि अपनी देश भूमि के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपने हथियार भी न उठा सके। तो सरकार बताइए हमें, आप कौन से बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं? अगले महीने सरकार के एक बड़े एमएलए की परिवर्तन रैली होने वाली है। उसका काफिला इसी जंगल के रास्ते होकर गुजरेगा। हमें उसके काफिले पे हमला करके उसे यह संदेश देना होगा कि हम यह अन्याय नहीं सहेंगे, और तो और हमारी मातृभूमि से हमें जुदा करने वालों का हम यही हक करेंगे। जी सरकार। ठीक है सरकार, अब हम चलते हैं। जी सर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के बागुर जिले में वहां के स्थानीय एमएलए के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में एमएलए के साथ साथ 8 पुलिसकर्मी सहित 2 नक्सली की भी मौत हो गई है। यह पिछले 3 महीने में इस प्रकार की 5वीं घटना है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बढ़ती हुई नक्सलवाद की समस्या से किस प्रकार निपटा जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माननीय मंत्री श्री सोहेल सिंह यादव जी, बागुर जिले के एसपी मनीष मीणा जी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आदित्य विक्रम सिंह जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आदित्य विक्रम सिंह जी, आपके हिसाब से बढ़ती हुई इस नक्सलवाद का जिम्मेदार कौन है? जी धन्यवाद अनिकेश। सबसे पहले तो हमें इस समस्या के मूल पर जाना होगा, जिसका उदय सन 1967 में नक्सलबाड़ी जिले से हुआ था। वहां स्थानीय लोगों के साथ विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छलावा हुआ था। उनसे उनकी जमीन छीन ली गई, उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। अब ऐसे में जिस इंसान को खेती के अलावा और कुछ ना आता हो, वो विद्रोह ना करे, वो हथियार ना उठाए, तो क्या करेगा? तो विक्रम सिंह जी, आप इस विद्रोह को जस्टिफाई कर रहे हैं? जी नहीं, देखिए मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। जी, मैं बोलना चाहूंगा कि 1967 में नक्सलबाड़ी में जो घटना हुई थी, उसके बाद 1970 तक सरकार ने विद्रोह को शांत कर दिया था और हालातों को अपने काबू में कर लिया था। लेकिन कुछ विद्रोहियों ने गुप्त रूप से अपने संगठन को मजबूत कर लिया, जिन्हें आज हम नक्सलियों के नाम से जानते हैं। और गत रात बीती इस घटना के बारे में अगर हम बात करें, तो जिन लोगों ने एमएलए साहब की हत्या की, वे लोग किसान नहीं थे, वे आदिवासी भी नहीं थे, वे नक्सली आतंक के बेलिए थे। ये कैसा बेबुनियाद विक्रम सिंह जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? मीना जी को उनकी बात पूरी करने का मौका मिला। जी, इन्हें हम आदिवासियों का नाम देकर इनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये उस विचारधारा के लोग हैं जो सोचते हैं कि समाज में बदलाव सिर्फ गोली और बंदूक से लाया जा सकता है। जी बिल्कुल बेबुनियाद बेतुका आरोप लगा रहे हैं हमारे। दोबारा लौटेंगे इस विषय पर। मंत्री जी की क्या राय है? जी, मैं एसपी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यह एक अति निंदनीय घटना थी और सरकार ऐसी आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए सैन्य बल के प्रयोग से भी नहीं हिचकेगी। तो मंत्री जी, क्या मैं आपका ये मतलब समझूं कि आर्मी इसका अंतिम समाधान है? जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वैसे भी ये मुद्दा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विक्रम सिंह जी, इस हिंसा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इस घटना की, इस हिंसा की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, परंतु सीआरपीएफ के जवान भेजना या आर्मी भेजना इसका समाधान नहीं है। उल्टा हिंसा का चक्र और चलता जाएगा। हिंसा के बदले जवाबी हिंसा होंगे। सरकार को तो चाहिए कि वो आदिवासियों के साथ जाकर बातचीत करे, उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। आप जाओगे बात करने? बोलिए, जाओगे बात करने? गए तो थे सरकार से लोग बात करने, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अब तो पुलिस वालों और ब्यूरोक्रेट को देखते गोली मार देते हैं वो लोग। अब बताइए, आप जाएंगे बात करने? सोहेल साहब, मैं इस हिंसा की पहले भी कड़ी निंदा कर चुका हूँ,
परंतु आप समझते क्यों नहीं कि सीआरपीएफ के जवान और आर्मी जाते हैं इन नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए, परंतु मुठभेड़ में मरते हैं ये मासूम आदिवासी। इनके ह्यूमन राइट्स का सीधा हनन हो रहा है और उसके बाद तो आपकी पार्टी सलवा जड़ों और ये ग्रीन हंट जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मुझे तो यही लगता है कि शायद आपकी पार्टी यही मंशा है कि आप आदिवासी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहते हैं। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? हम उनके दुश्मन हैं, उन्हें मारना चाहते हैं? जरा सोच समझ के बोलिए आप। देखिए विक्रम सिंह जी, अगर हम ऐसे ठोस कदम ना उठाएं तो ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा मिलेगा, 10 और पुलिसकर्मी मारे जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें और उनके घर में घुसकर उनका खात्मा करें। जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इन छोटे छोटे विद्रोहों के खिलाफ सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है तो धीरे धीरे करके ये विद्रोह, ये नक्सलवाद पूरे देश में पैर पसारेंगे और फिर इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। मंत्री जी, आप विद्रोहों को रोकने के लिए तो बड़े सख्त कदम उठाने की बात किए जा रहे हैं। जरा हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी ने इन आदिवासियों के उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए ऐसे कौन से कारगर कदम उठाए हैं? देखिए, आप हमारी पार्टी की सरकार की नीतियां नहीं समझते। हमने आदिवासी का हित देखा है हमेशा, लोगों को रोजगार दिए, उनकी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। आप क्या कहना चाहते हैं? रिपोर्ट हम भी करते हैं, समाचार हम भी। मंत्री जी, इस वार्तालाप को भी हम विराम देते हैं। आइए देखते हैं कि मंत्री जी के दावों में कितनी सच्चाई है। ले चलते हैं आपको ऐसे ही नक्सलवाद प्रभावित गांव में जहां मंत्री जी अपने विकास का दावा करते हैं। हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं हमारे संवाददाता पराग महतो। पराग, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ निकेश, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं मैं छत्तीसगढ़ के भागपुर में खड़ा हूँ। आइए आज हम चर्चा करेंगे गांव वालों से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने उनके विकास के लिए आज तक यहाँ पर क्या क्या कदम उठाए। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इनकी इस दशा के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सरकार भेजी जा रही हाथ या नक्सल। तो आपका क्या कहना है? आपकी इस विकट स्थिति के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? हमारी स्थिति के लिए दोनों ही बराबर जिम्मेदार है। सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। लोगों के साथ विकास के नाम पर केवल छलावा किया गया है। लोगों से उनकी जमीनें छीन ली गई और उन्हें उचित मुआवजा तक नहीं मिला। इसीलिए विद्रोहियों ने गत रात इस घटना को अंजाम दिया है। तो आप इस नक्सलवाद और इस विद्रोह को समर्थन करना चाहते हैं? जी नहीं, हम इस विद्रोह का समर्थन नहीं करते। मानते हैं हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन हथियार उठाने के अलावा और भी कई रास्ते हैं। परंतु नक्सलवादी तो मानते हैं कि आपके विकास व आपके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? जी, इसमें हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है। वो लोग आते हैं और जबरदस्ती हमें अपनी सेना में शामिल कर देते हैं और मना करने पर हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। जी, हमें हर दूसरे दिन किसी अपने की ही लाश देखने को मिलती है। आइए निकेश, बात करते हैं हम एक ऐसे बाप से जिन्होंने एक ऐसे ही विद्रोह में अपना इकलौता बेटा खोया था। बाबूराव जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने इकलौता अपना बेटा खोया था इस ऐसे ही एक विद्रोह में। आपका इस घटना से क्या कहना है? देखिए, इस विद्रोह में मैंने अपना बेटा खोया। अगर मैं भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मेरे बेटे की शहादत पे एक धब्बा लग जाता। कल के दिन मेरे बेटे जैसे कई और लोग मारे जाते। तो आपको क्या लगता है नक्सलवादियों या सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले तो दोनों ओर से युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए और दोनों दलों को समझना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता और सजा उनको मिलनी चाहिए जो हमें विकास के नाम पर छलावा करते हैं और उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो विद्रोह के नाम पर आज हमें सिर्फ भटका रहे हैं। आज देखा जाए तो हम ही पिसते जा रहे हैं। कौन है हमारा? ना ही सरकार, ना ही नक्सली। तो निकेश, जैसा कि आप देख सकते हैं भागपुर जिले का आंखों देखा हाल। यहाँ पर आम आदिवासी सरकार द्वारा भेजी जा रही आर्मी व नक्सलवादी दोनों तरफ से पिसता जा रहा है। कैमरामैन जस्सी सिंह के साथ मैं पराग महेश्वरी, NBC न्यूज। जी धन्यवाद पराग। मंत्री जी, आपके दावों की तो फूल खुलती नजर आ रही है और वहाँ के आदिवासी भी आपकी सैन्य कार्रवाई से खुश नहीं है। मंत्री जी, हमें तो यह भी सुनने में आया है कि फैक्ट्री का जो काम एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में अटका पड़ा था उसे भी साफ कराने में आपके पार्टी का ही हाथ है। माफ करिएगा निकेश जी, परंतु जैसे आप लोगों के हाव भाव है हमें तो यही लग रहा है आप हमारी और हमारी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूर विपक्ष की चाल है, इस मुहिम में आप और साथ नहीं दे सकते। मंत्री जी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं मंत्री जी भी चर्चा छोड़कर चले गए।
और इस पूरे घटनाक्रम के लिए ना ही मंत्रालय और ना ही ब्यूरोक्रेसी कोई भी अपना पक्ष स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखा। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई पिस रहा है तो वो है मासूम आदिवासी। अब हम ये सवाल अपने दर्शकों के सामने खुला छोड़ते हैं कि इस नक्सलवादी और इस आदिवासी उन्मूलन के लिए हमें किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। धन्यवाद। किसानों की भावनाएं, पूंजीपतियों की धन अर्जित करने की हवस और गरीबों की भूख। एक तरफ है भ्रष्ट नेता जिसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ मैं है, जो गरीबी की आंच पर सत्ता की रोटियां सेक रहा है। ये पूंजीपति जो निजी फायदों के लिए विकास के नाम पर किसानों को उनकी आत्मनिर्भरता से वंचित कर रहे हैं। ये वकील जिसके लिए झूठ को सच और सच को झूठ करना एकमात्र खेल, एक ऐसा खेल जो हजारों जिंदगियां तबाह कर रहा है। ये गांव का मुखिया जिसकी जिम्मेदारी है गांव वालों को सही राह दिखाना, और वो खुद ही अंधेरी गलियों में भटक रहा है। ये नक्सली जो ये भूल चुके हैं कि हिंसा से सिर्फ लहू बहता है, अमन और शांति नहीं है। और दूसरी तरफ है ये गरीब किसान जिनकी जमीन, जिनकी धरोहर, जिनकी एकमात्र पूंजी साम दाम दंड भेद सभी नीतियां लगाकर इनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। दो रास्ते हैं इनके पास। पहला कि छोड़ दे अपनी जमीन और कर ले खुद, और दूसरा कि उठा ले हथियार और झोंक दे खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को हिंसा के इस दलदल में। पर महोदय, इन दोनों रास्तों पर बात सिर्फ और सिर्फ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर क्यों हथियार उठाने पर मजबूर हुए ये? आखिर क्यों हिंसा की राह अख्तियार की इन्होंने? और क्या ये राह सही है? क्या हिंसा से सुलह मिलेगी? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं जिससे इन्हें भी इस देश के संसाधनों पर बराबरी का हक मिल सके? रास्ता है महोदय, पर उस रास्ते पर चलने के लिए हम सबकी सहमति चाहिए होगी। आपकी, मेरी, इनकी, हमारी सरकार की और सबकी। और तब इस बूढ़े के घर में सदैव शांति। विविधता तो होगी पर एकता भी होगी, और तब इसका बेटा कभी बंटवारे की मांग नहीं करेगा। चार पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हल शोभते जिन करों को क्यों उनमें हथियार रहे, हल शोभते जिन करों को क्यों उनमें हथियार रहे, लहू से भरा हृदय सींचने वालों का क्यों व्यर्थ लहू बहे, क्यों व्यर्थ लहू बहे। नमस्कार।